28 जनवरी 2021। एक कांग्रेस नेता ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मुंबई के कांदीवली इलाके में स्थित समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इसी के साथ अर्णब के खिलाफ एक और शिकायत बांद्रा ईस्ट स्थित निर्मला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने बार्क सीईओ पार्थ दास गुप्ता और अर्णब के बीच बालाकोट मसले पर हुई चैट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि 2019 में हुए इस हवाई हमले के बारे में घटना से 3 दिन पहले ही अर्णब ने पार्थ दास गुप्ता के साथ बात की थी और इसे एक अति गोपनीय मसले के लीक होने की घटना के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन सामंत ने अपनी शिकायत को ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आधिकारिक तौर पर कांदीवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में एसीपी मोहिते और वरिष्ठ पीआई हेक के सामने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के उल्लंघन के आरोप में अर्णब गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। बालाकोट स्ट्राइक के बारे में उन्हें किसने ये जानकारी दी, ये जानने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक समता नगर पुलिस स्टेशन के एक अफसर ने इसकी पुष्टि की है। दास गुप्ता और गोस्वामी के बीच चैट टीआरपी मामले में दायर की गई चार्जशीट का भी एक हिस्सा है। इसमें अर्णब और दास गुप्ता के अलावा 14 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। दास गुप्ता इस वक्त जेल में है, जबकि निर्मला नगर की शिकायत कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीक ने दर्ज कराई है। अर्णब गोस्वामी और टीवी चैनल्स की लोकप्रियता जांचने वाली एजेंसी बार्क के प्रमुख पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स के जो दस्तावेज मुंबई पुलिस ने अदालत में पेश किए हैं वो सिर्फ देश की सुरक्षा के हिसाब से ही चिंताजनक और चौंकाने वाले नहीं हैं, वे डराने वाले हैं। वे बीजेपी गैंग द्वारा इस देश के गणतंत्र को भुरभुरा और असुरक्षित बनाने और संविधान की मर्यादा को खंडित करने वाले भी हैं। किसी के द्वारा आज तक उनका खंडन न करना जहां उनकी अकाट्य सत्यता का सबूत है, वहीं सत्ता और सरकार की ओर से इन स्तब्धकारी खुलासों पर चुप्पी साध लेना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निहित जवाबदेही से मुकरना और अपने चाकरों के जुर्मों में आपराधिक हिस्सेदारी के उत्तरदायित्व से कन्नी काटना है। पिछली एक सदी में इससे भी छोटे मामलों के सामने आने पर दुनिया भर की सरकारों को इस्तीफे तक देने पड़े हैं, मगर मौजूदा सरकार ढीठता और निर्लज्जता के मामले में अब तक की सबसे कट्टर सरकार है। इससे ऐसी उम्मीद करना किसी भेड़िए से शाकाहारी होने की उम्मीद करने से भी ज्यादा है। इन व्हाट्सएप चैट में मोदी सरकार के गुजरे वर्षों में लिया गया शायद ही ऐसा कोई गोपनीय टॉप सीक्रेट फैसला हो जिसकी अग्रिम जानकारी या पूर्व सूचना अर्णब गोस्वामी के पास नहीं थी। और जैसा कि उजागर हुई चैट से सामने आया है, बार्क वाले पार्थो दास गुप्ता तक ये सूचनाएं पहुंची थी। वो चाहे वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाने वाला फैसला हो, स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपे जाने की खबर हो, मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा बंदा अर्णब ही था, जिसके साथ चौथा बनने वाला पार्थो दास गुप्ता था, जो कुछ $1000 और पीएम और एएस को साधने के वचन एनएम और एएस को साधने के वचन के एवज में उसके चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए धांधली दर धांधली किए जा रहा था। अर्णब चैट गेट का सबसे हैरान और विचलित करने वाला हिस्सा है फर्जी राष्ट्रवाद उभारने के लिए पुलवामा में हुई सैनिकों की शहादत पर उल्लास से कूदना, लार टपकाना और चुनाव में साहब की पगलाने वाली जीत की उम्मीदों पर बलिहारी जाना। ये वो अमानवीय किलर इंस्टिंक्ट है जिसे राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ाकर सैनिकों की लाशों के ढेर को सत्ता के पहुंचने की सीढ़ी बनाने में कोई गुरेज नहीं है। बालाकोट जैसे अति गोपनीय फैसलों की पूर्व सूचना अर्णब गोस्वामी के पास होना और उसका आगे तक पहुंचना, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की महती पहले से ही इसे होना, ऐसी ही उन हजारों सूचनाओं में से एक है जो इन व्हाट्सएप चैट्स में सामने आई है। साफ है कि अर्णब तक इन बातों को पहुंचाने वाला कोई छुटका बाबू या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, खुद श्रीमुख से ये जानकारियां रिसी हैं और टपकी हुई हैं। ये सिर्फ गोपनीय और अति गोपनीय सूचनाओं की सार्वजनिकता और उसमें निहित खतरों और आशंकाओं का मामला नहीं है, ये उससे आगे की बात है। ये जन भावनाओं को भटकाने और भड़काने और इस तरह गणतंत्र के बुनियादी तत्वों को दरकाने का मामला है। ये फाउल प्ले भर नहीं है,
ये कॉरपोरेट के हरम का ऐसा धत्कर्म है जिसमें देश और जनता के विरुद्ध साजिशों और षड्यंत्रों का जाल बुना और बिछाया जाता है। कॉरपोरेटी हिंदुत्व की विनाश यात्रा का रास्ता हमवार करने के लिए इस जाल का मखमली कालीन बिछाया जाता है। 26 जनवरी के दिन ठीक इसी तरह की साजिशों को अमल में लाकर किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन को बदनाम करने और उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की गई हैं। आजादी के बाद पहली बार इतनी भारी तादाद में किसानों की अगुवाई में देश की जनता सभी 700 जिलों में तिरंगे झंडे लेकर गणतंत्र दिवस की परेड करने निकली। 2500 से ज्यादा जगहों पर लाखों लाख ट्रैक्टर्स तिरंगा झंडा लगाकर आजादी और गणतंत्र की हिफाजत का अलख जगाने निकले। दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एकजुटता की कार्रवाइयां की। निहायत सकारात्मक तरीके से अभिव्यक्त हो रही इस अभूतपूर्व जनाक्रोश का आदर करने और उसे सम्मानजनक जगह देने के बजाय कॉरपोरेट के हरम में बैठे गोदी मीडिया ने दिल्ली की 2 अपवाद घटनाओं को तूल देकर भारतीय जनता के इस प्रतिरोध उत्सव के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। हालांकि शाम तक ये उजागर भी हो गया कि ये दोनों ही घटनाएं मतलब आईटीओ पर भिड़ंत और लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के नीचे कोई झंडा फहराने की भर्त्सना योग्य कार्रवाई अंजाम देने वाले सत्ता पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए वो करीबी लोग थे जो ना तो किसान थे और ना ही सिख थे। इनमें से एक था झंडा वाला दीप सिद्धू। इसकी तस्वीरें खुद मोदी के साथ सार्वजनिक हो चुकी हैं और यह भी सामने आ चुका है कि ये उत्पाती भाजपा के सांसद सनी देओल का चुनावी एजेंट भी था। पुलिस बंदोबस्त के बीच इसके वहां तक पहुंचने और पुलिस वालों की निष्क्रिय निगरानी के बीच झंडा फहराने की पहेली का समाधान मोदी के साथ खींचे इसके फोटो से हो जाता है। न तो दिल्ली पुलिस और न ही अमित शाह अभी तक ये बता पाए हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे की ट्रैक्टर यात्रा के लिए गांवों और दूर दराज के रास्ते देने में भी हीले हवाले और आनाकानी करने के बीच उसने किसान मोर्चे में जो शामिल ही नहीं था उस एक छोटे से संदिग्ध गुट को आईटीओ से होते हुए लाल किले तक जाने की अनुमति कैसे दे दी। जाहिर है यह इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसके प्रति उमड़ रहे जन समर्थन को गुमराह करने की बड़ी चाल थी। टेलीविजन मीडिया जिस तरह लहक लहक कर इन 2 अपवाद घटनाओं को अतिरंजित रूप में दोहरा रहा था और बाकी देश भर में हुई कार्रवाइयों को छुपा रहा था, वह क्यों और कैसे, किस लिए और किसके लिए था, इसकी कुंजी अर्नब चैटगेट के ताले की चाबी से मिलान करके बखूबी समझी जा सकती है। मौजूदा हुक्मरानों का कुल कुटुंब इस तरह की आपराधिक तिकड़मों में माहिर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्होंने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को 14 मार्च सन 1948 में भेजे एक लेटर में लिखा था कि मुझे बताया गया है कि आरएसएस के लोगों ने झगड़ा पैदा करने के लिए मंसूबा बनाया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान पहनावा पहनाकर मुसलमान जैसा दिखने वालों के रूप में हिंदुओं पर आक्रमण करने की योजना बनाई है ताकि झगड़ा पैदा हो और हिंदू भड़क जाएं। इसी के साथ इनके साथ कुछ हिंदू होंगे जो मुसलमानों पर हमला करेंगे ताकि मुसलमान भड़क जाएं। इस सब का परिणाम ये होगा कि हिंदू मुसलमान भिड़ेंगे और एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हो जाएगा। अनकोट। इसी बीच ऐसी अनगिनत घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फर्क यही है कि तब ये गिरोह सिर्फ हिंदू मुसलमान खेल रहा था, आज इसके निशाने पर इसके अलावा इसके साथ साथ मजदूर और किसान हैं, लोकतंत्र और संविधान है और असल में तो पूरा हिंदुस्तान है। इसलिए अब इसकी साजिशें नए नए आयाम लेती जा रही हैं। हिटलर की तरह जर्मन संसद राइक्सटॉग पर नकली हमले जैसी पटकथाएं भारत में मंचित करने की कोशिशें जारी हैं। मंशा स्पष्ट है और वो ये है कि देश का जो होना है सो हो। कॉरपोरेट की लूट में रत्ती भर अवरोध नहीं आना चाहिए। उनके लिए दिक्कत की बात यह है कि जनता अभी भी इनके उकसावे या भुलावे में नहीं आ रही है। वो सब समझ भी रही है और इस कुहासे को चीरने के लिए एकजुट भी हो रही है। सारी मीडिया और पूरी सरकार के झूठे और साजिशी प्रचार के बावजूद करोड़ों लोग किसानों की गणतंत्र परेड के साक्षी और भागीदार बने। यही एकता इन्हें सबसे ज्यादा डराती है। जरूरत इन्हें और भी ज्यादा डराने और इन्हें सभ्यता की बसाहटों के बाहर खदेड़ आने की है। मतलब
हम सबको एकता और अधिक बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले दिन इसी चुनौती से जूझने और इस मकसद को हासिल करने के होंगे, ये तय है।